नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने कोशिश की, लेकिन वो फिर भी तीसरे नंबर पे रह पाए। शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ चीफ मिनिस्टर। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कह रहा हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे एक दो जगह डाउट है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक नंबर पे हरीश रावत हैं, केवल जब एक दिन के लिए उनको चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे। दूसरे नंबर पे उन्होंने जगदम्बिका पाल जी को रखा है, जो 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन उन्होंने वहां पे हमारे येदियुरप्पा जी, जो बेंगलोर के चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम नहीं रखा। मतलब मेरे हिसाब से येदियुरप्पा जी सेकंड नंबर पे हैं। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने, मतलब आप उनसे इससे जल्दी नहीं इस्तीफा दे सकते थे, वो वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, तो इसलिए उनको थर्ड प्लेस से ही संतोष करना पड़ रहा है इस समय। तो शॉर्टेस्ट रिजीम एज अ चीफ मिनिस्टर में तीसरी पोजीशन पे अब फडणवीस साहब ने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है। अब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमको और आपको, क्योंकि इस पे तो लगातार सबका कुछ ना कुछ आ रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस को और कुछ ऐसे नामों को, जैसे चाणक्य, मास्टर स्ट्रोक, अनहोली अलायंस, इस पे भी कुछ चर्चा करेंगे। और मैं आपको चाणक्य के बारे में भी कुछ बताने की कोशिश करूंगा, जैसे चाणक्य को हम लोग ने समझा है। तो पहला तो ये शिवसेना ने, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके मन में बार बार है कि शिवसेना ने ऐसा क्यों किया। वो बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस था, बीजेपी के साथ वो सरकार बना ही रही थी, तो उसने ऐसा क्यों किया। मैं वहां पे अपने कुछ व्यक्तिगत मित्रों से, व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पे इस बात को कह रहा हूं। देखिए, जब महाराष्ट्र का इलेक्शन ये विधानसभा का हो रहा था, तो कई जगह मेरी जानकारी में भी ऐसा है कि जहां पे भाजपा का कैंडिडेट लड़ रहा था, उसने एक काम ये किया, उसने शिवसेना के जो वहां पे जो भी उस एरिया के प्रभावशाली नेता थे, जो विधानसभा में उनकी मदद कर रहे थे या मदद करने में सक्षम थे, उन लोगों को, मेजॉरिटी को ये किसी तरह से जो भी कहिए करके बीजेपी में ज्वाइन करा रहे थे। दूसरा, वहां पे क्या हुआ था कि जहां पे शिवसेना लड़ रही थी, वहां पे कई ऐसी जगह मेरी जानकारी में है जहां पे जो बीजेपी के लोग थे, उन्होंने जिस भी टैक्टिक्स के तहत शिवसेना को हराने का काम कर रहे थे। मतलब या तो वो कांग्रेस, एनसीपी के लोगों को मदद करने की बात कर रहे थे, इस तरह की बातें वहां चल रही थी। तो ये शिवसेना को, अगर मेरे संपर्क जो बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, अगर उन लोगों को ये पता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे तक तो ये बात पहुंची गई होगी। तो इसीलिए कई लोगों को लग रहा है ना कि भाई ये शिवसेना ने ऐसा क्यों किया। तो आप, अच्छा, यही आप देखेंगे भी, जिसको बार बार क्लेम भी करते हैं बीजेपी कि हमारा स्ट्राइक रेट 70% रहा, शिवसेना का स्ट्राइक रेट 42% रहा, जबकि पास में ऐसा नहीं होता था। ग्राउंड पे मानी हुई बात है कि शिवसेना ग्राउंड पे बहुत ठीक से हुआ है, तो उसका स्ट्राइक रेट अगर भाजपा से कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात थी। तो पहली चीज, शिवसेना को ये गेम प्लान समझ में आ गया बीजेपी का कि वो कैसे हमें समाप्त करने के उसमें है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल और था। आज लोग प्री पोल अलायंस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। शिवसेना की बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की, हमारे साथ वो किया था, मैंडेट हमें था, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ये बताइए कि जब आप प्री पोल अलायंस करते हैं, तो क्या आपने पहले अनाउंस कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे? आपने अनाउंस नहीं किया था। तो अगर 105 और 56, 161 लोगों को बैठ के तय करना था चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, वो भले ही बीजेपी का होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो पहली जिम्मेदारी है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी की है। अगर आपको याद हो, उन्होंने अभी इलेक्शन रिजल्ट शाम तक आए थे, और उन्होंने जब बीजेपी हेडक्वार्टर में गए, उन्होंने वहां शाम को अनाउंस कर दिया था कि अगले 5 साल के लिए, और ये उन्होंने कहा था, जनरली ये नहीं कहा जाता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर ये है। उन्होंने दोनों जगह ये टर्म यूज किया कि अगले 5 साल के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में होंगे और जगदीश खट्टर हरियाणा में होंगे। तो ये अब अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखिए, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ खेल था। तो क्या शिवसेना के लिए खतरे की घंटी नहीं थी? लेकिन मेरे हिसाब से ये जो, मतलब जब इसके धर्म की बात अब हो रही है ना कि किसने धर्म निभाया, किसने पार्टनर का धर्म निभाया, आप अलायंस धर्म का पहला मेरे हिसाब से गलती मोदी जी की तरफ से हुई थी, जब उन्होंने बिना शिवसेना को कॉन्फिडेंस में लिए अपने आप ही अनाउंस कर दिया था कि अगले 5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस वहां के चीफ मिनिस्टर होंगे। एक बात और मैं शिवसेना का, देखिए शिवसेना को एक चीज समझ में आ रही थी कि अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स चेंज हो रही है।
पहले होता था कि संगठन में जो पार्टी का अध्यक्ष होता था उसकी बहुत हैसियत होती थी, अब अध्यक्ष की हैसियत नहीं है। अब तो जो गद्दी पे बैठा है और जो साधन जुटा रहा है, हैसियत उसकी है। तो शिवसेना को भी एक चीज समझ में कहीं आई है कि किंग मेकर रोल जो है, कि मतलब ठाकरे फैमिली अपने को किंग मेकर के रोल में रखती थी। अब किंग मेकर रोल से आप पार्टी को बहुत दिनों तक रोक और बढ़ा नहीं पाएंगे, आपको किंग बनना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यक है ये एक सोचिए। अच्छा, और ये सारी चीजें अगर आप शिवसेना की बीजेपी की देखिए तो बिल्कुल स्पष्ट है। शिवसेना ने में पहली बार ठाकरे फैमिली से कोई लड़ा, और जिस दिन से वो लड़े उस दिन से उनका बहुत क्लियर है कि हम महाराष्ट्र की कुर्सी पे हमें बैठना है। ये प्रीपोल से पहले, इलेक्शन से पहले से वो कहते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र की कुर्सी के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे हमें बैठना है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई एक बेईमानी का काम कि मन में वो था और एकदम से उठ के सुबह वो एकदम से होगा कि नहीं हम चीफ मिनिस्टरशिप बैठेंगे। वो तो पहले दिन से मांग रहे थे। थोड़ी देर के लिए अब बार बार इस समय कहा जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वो हमारे पास आई नहीं, वो तो जाके कांग्रेस से बात करने लगे, एनसीपी से बात करने लगे। मान लीजिए ये हुआ, क्या बीजेपी की तरफ से कोई क्रेडिबल लीडर उनके यहां गया बात करने? आप तो मातृश्री जाते थे, लेकिन आपकी तरफ से क्या कोई इस तरह की पहल हुई कि हम ही चले चल रहे हैं भाई? बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की कोई पहल नहीं हुई थी। अब एक बात और आ रही है, कोई अजीत पवार ने ये क्यों किया? मुझे ऐसा लगता है, इसको थोड़ा मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि शायद अजीत पवार शरद पवार के 80 साल के हो गए हैं, तो वो ये रीड नहीं कर पाए कि उनको आज भी पार्टी पे उनका पूरा कंट्रोल है। अच्छा, क्यों नहीं कर पाए ये भी आप समझ लीजिए। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण, जो इस तरह के एक्सटेंडेड फैमिली वाले जो वो हैं और जो चलाए जा रहे हैं, उस पर एक सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में मुलायम सिंह यादव जी की उत्तर प्रदेश में पार्टी है। मुलायम सिंह यादव जी जब थोड़ा कमजोर हुए थे, तो अगर आपको याद हो तो अखिलेश यादव ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से निकाल बाहर किया था, और उस समय पुत्र मोह में मुलायम सिंह यादव ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे अखिलेश को तकलीफ हो। और आज तक अगर आप देखें तो जब भी मौका आता है तो वो अपने पुत्र मोह से अपने को दूर नहीं रख पाते हैं। देखिए, शरद पवार की एक बात समझ लीजिए, शरद पवार वो 5 भाई हैं, उनकी फैमिली में आज तक आपने कोई डिस्प्यूट सुना? उन 5 भाइयों में शरद पवार की एक ही लड़की है। शरद पवार अजीत पवार को अपने पुत्रवत प्यार देते हैं। आपने रिसेंट उसमें देखा होगा कि उनकी पत्नी तक गई है अजीत पवार के पास, सुप्रिया सुले के हस्बैंड गए अजीत पवार के पास। तो इसका मतलब व्यक्तिगत रिश्ते इन लोगों के बहुत मजबूत हैं। दूसरा, लोग एक बार बार एक बात कहते हैं कि अजीत पवार ने असल में सीखा ये कि वो जो वसंत दादा पाटिल को जैसे शरद पवार ने धोखा दिया था, उसी तरह से इन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया। पॉलिटिक्स में अगर कोई किसी को छोड़ के जा रहा है तो वो धोखा नहीं होता है, लेकिन घर में अगर आप अपने पिता, अपने चाचा, अपने भाई, अपने उनकी ताकत से कहीं आए हैं तो वो धोखा होता है। अजीत पवार की ताकत अपनी नहीं थी, वो डिराइव कर रहे थे उस ताकत को। उनके पास वो ताकत शरद पवार की वजह से आती थी, इसलिए जब वो गए हैं तो वो धोखा है। अजीत पवार शायद अपने जो भ्रष्टाचार किए थे उनमें जैसे डराने वाली बात नहीं होती है। कई बार थाने में थानेदार ले जाता है और कोई जो मुजरिम होता है उसको ऐसे ही डराता है, तो ये डराने का इतना उनके ऊपर प्रेशर ऑन कर दिया गया था, ऐसा लगता है बीजेपी की तरफ से। और जो लगा भी कि जैसे ही वो हुए उनको तुरंत कुछ केसेस से राहत देने लगी कि शायद वो उस दबाव में आ गए थे। अब इसमें एक आदमी जो जिसको कहते हैं कि शायद ईश्वर, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में होती हैं, जिसका इस सारे उसमें सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है जिसकी साख बनी है वो है शरद पवार। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब ये शुरू हुई कंट्रोवर्सी तो बहुत से मीडिया, बहुत से पत्रकार, बहुत से लोग आपस में कि ये तो डबल क्रॉस किया है शरद पवार ने, और शरद पवार के बारे में कि उन्होंने वसंत दादा और वो तमाम कथाएं कि कैसे वो करते थे और कैसे सोनिया गांधी को उन्होंने छोड़ा और कैसे ये सारी कथाएं होने लगी थी। और उनसे के लिए कहा गया था कि ये बहुत क्रेडिबल नहीं है, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि अजीत पवार अगर के ये कर रहे हैं तो बिना उनकी सहमति के नहीं कर सकते। इस तरह की बातें, आक्षेप उनके ऊपर लग रहे थे। मुझे उस समय भी, और मैं आपने पुराने एपिसोड भी आज 1 साल पहले का भी उठा के देख लीजिए, मैं हरदम कहता हूं कि 2 नेता ग्राउंड से जुड़े हैं, उसमें एक शरद पवार हैं, एक मुलायम सिंह हैं। मुलायम सिंह का पुत्र मोह बहुत ज्यादा हावी रहता है, शरद पवार का दिमाग के ऊपर कभी दिल नहीं हावी हो पाता है। तो उनका अगर आपको याद हो, उनके सारे कंडक्ट देखिए जो अभी महाराष्ट्र में हुआ,
सारे मतलब शिवसेना वाले अपने विधायकों को ले जाके होटल में रखे थे, कांग्रेस वाले अपने, केवल शुरू में 1 महीने तक शरद पवार ने अपने किसी विधायक को होटल में, जिसको जहां जाना है जाओ, क्योंकि उनको अपने विधायकों के ऊपर कॉन्फिडेंस था। और ये बहुत रेयर चीज है इस समय कॉन्फिडेंस दिखना। लेकिन जब अजीत पवार उधर चले गए और उनको लगा कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो कमान उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी, अगर आपको याद हो पिछले 2 दिन के घटनाक्रम। और फिर वो एक एक जैसे अपने को वापस बुलाने का काम करते हैं, एक एक को वो वापस बुला लाए थे। तो पहला चीज तो उनका कंट्रोल ऑन द पार्टी था। दूसरा, उनके जो स्ट्रैटेजी में जहां वो कर रहे थे, क्योंकि कई फ्रंट पे लड़ रहे थे, अब एक समस्या हो रही थी, तब उन्होंने एक जो VR 162 वाला जो एक होटल में सारे विधायकों को एक जगह बिठा के और उनका फोटो खींच के उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट करवा के सारे मीडिया पर्संस के सामने वो बात कर रहे थे। इससे एक चीज थोड़ा समझना भी चाहिए, मतलब हमारे जो बीजेपी की लीडरशिप है और खास करके मोदी जी को, कि आप मीडिया के सवालों से अगर भागते रहेंगे तो कभी अगर आपको ऐसी जीवन में जरूरत, मतलब आपकी पार्टी को जरूरत पड़ेगी, तो उस समय मीडिया थोड़ी सशंकित रहेगी। और एक चीज और है, कोई माने चाहे ना माने, जो जज साहब लोग घर में बैठे हैं वो भी टीवी तो बंद करके बैठते नहीं हैं, टीवी जरूर देखते हैं। दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने तुरंत लीगली भी उसको बंद करना शुरू किया, जो इनके लूप होल्स थे। इन्होंने तुरंत CLP के दूसरे लीडर का चुनाव किया, इन्होंने तुरंत जयंत पाटिल को बनाया और उसको गवर्नर को भेजा। अब इधर से बीजेपी के लोग कहने लगे कि वो टेक्निकली अब गवर्नर को नहीं दे सकते हैं, अब तो स्पीकर को देना, ये सब जो कहते रहे, लेकिन इन्होंने अपने कागज पूरे करने शुरू किए। सुप्रीम कोर्ट में तुरंत याचिका दायर की। तो इस चीज में इन्होंने भी कहीं समय नहीं गवाया और ये सारे काम इन्होंने करने शुरू किए। और एक अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने, जैसे उनके ऊपर ही हो रहा था ना कि नहीं इनका भरोसा है, नहीं है, क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना, जब सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ने की बात थी, तो उन्होंने पूरा भरोसा अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को दिया था, मतलब शिवसेना में ने भी। तो इन तीनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर जो एक जनरल अविश्वास होता है, क्योंकि पॉलिटिकल केस था, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जितना भी कहें, ये लोग कांग्रेस के मेंबर हैं, तो अपनी सारी स्टेक्स एक कांग्रेस लॉयर के हाथ में देना, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन था। उनके ऊपर विश्वास कांग्रेस कर रही थी, ये कांग्रेस के लॉयर के ऊपर विश्वास कर रहे थे। फिर जैसे ही फडणवीस ने वो किया, इन्होंने 3 पार्टी की कॉमन एक बैठक की। अब ये ऐसे होने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर एक पार्टी अपना अपना वो करके इनको साथ में दे देती है, जो पास का कन्वेंशन है। लेकिन शरद पवार एक भी वो नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देने के बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था राजभवन से। तो फिर ये इन लोगों को डर लग रहा था कि फिर कहीं कोई चक्र दिल्ली से फिर कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी ना बनाई जा रही हो कि अब प्रेसिडेंट रूल फिर से लगा दो, इसकी भी आशंका थी। तो इन्होंने फिर 162 लोगों को सामने बिठा के, एक मतलब विधायक दल का नेता चुन के उद्धव ठाकरे को, कॉमन तीनों पार्टी का, फिर उसको वहां भेजने का काम किया। अब ये लास्ट में आ रहा है कि इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, मतलब फाइनली देवेंद्र फडणवीस और ये फ्लोर टेस्ट की जगह इस्तीफा क्यों दिया। सबसे बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश, क्योंकि अभी तक इन लोग कह रहे थे कि नहीं प्रोटम स्पीकर होगा और सबसे पहली कार्रवाई होगी रेगुलर स्पीकर इलेक्ट करने की। और उस समय CLP लीडर के तौर पे, मतलब कांग्रेस, NCP लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर के तौर पे व्हिप जारी करेंगे अजीत पवार, और सारे लोगों को वोट देना पड़ेगा जो बीजेपी के पक्ष में। और जिस गिनती को लेके बीजेपी बार बार कह रही थी हमारे पास 170 है, 170 है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट था। उसने कहा कि नहीं, आप एक प्रोटम स्पीकर करेंगे और जिसका केवल काम ओथ दिलाना, और सबसे पहले आप फ्लोर टेस्ट करेंगे, आप कोई बिजनेस और ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे, कोई स्पीकर। तो स्पष्ट आदेश आने के बाद मुझे ऐसा लगता है, अच्छा हुआ क्या, इस बीच जो VR 162 जो एक दिन पहले रात में हो गया था, तो अब पूरा देश, पूरा सब जगह देख रहा था कि भाई 288 से अगर 162 निकल गए तो 126 बचे। ये मानते हुए भी कि उस 126 में ओवैसी से लेके, प्रकाश अंबेडकर से लेके CPM, ये सारे लोग इनका सपोर्ट करेंगे बीजेपी का, तब भी वो गिनती 126 हो रही थी। तो बहुत स्पष्ट था देवेंद्र फडणवीस के लिए कि वो 145 की मैजिक फिगर को नहीं छू सकते हैं। दूसरा, अजीत पवार को भी एक चीज समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरे अपने याद में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप ऑलरेडी ओथ ले ली है, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, ओथ के समय आपके साथ 10-12 आपके समर्थक MLA थे, और आपके समर्थक MLA कम होते जा रहे हैं हर घंटे,
और एक समय ऐसी आई जब आप अकेले रह गए और आपके सारे जो समर्थक एमएलए सो कॉल्ड जो आपके साथ गए भी थे, वो सब भी आपके पास से निकल के चले गए थे। एक बात मैं और कहूंगा, और मैं आपसे, एक टर्म होता है हैबिचुअल ऑफेंडर, जो एक आदमी बार बार जिसकी आदत हो ये सब करने की। कर्नाटका में कौन था किसने ये किया, गोवा में कौन था किसने ये किया, मणिपुर में कौन था किसने ये किया, और फिर महाराष्ट्र में कौन था किसने ये किया। मैं नाम नहीं लूंगा, इतना आप लोग बताइए कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर कौन है और ये बार बार करने की आदत उसकी प्रवृत्ति कैसे है और इसको कैसे रोका जाए। अब मैं बात थोड़ी देर कर लूं चाणक्य की। बार बार कहा जा रहा है कि वो चाणक्य हैं, वो बीजेपी के चाणक्य हैं। अब चाणक्य का जरा रोल समझ लें। जिस समय मगध में ये सब हो रहा था तो घनानंद नाम का एक राजा था जो बहुत ही कॉम्पिटेंट था, अपने क्षेत्र को बढ़ाता था सब, लेकिन घंघोर भ्रष्टाचारी था। प्रजा से उसका कनेक्ट नहीं था, प्रजा के बारे में सोचता नहीं था, और यही बातें थीं जिस वजह से चाणक्य उससे दूर हुआ था। और उसका एक एफिशिएंट प्रधानमंत्री था, पार्टी प्रेसिडेंट समझ लीजिए, जिसका नाम था अमात्य राक्षस। वेरी एफिशिएंट, वेरी नॉलेजेबल। तो चाणक्य और अमात्य राक्षस के करीब करीब सब गुण मिलते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि चाणक्य राष्ट्र को, देश को ज्यादा बड़े मानता था, देश का खराब में ना हो। अमात्य राक्षस स्टेट को, राज्य को मानते थे कि जो राजा है मेरी सारा कुछ प्रतिबद्धता उसके प्रति है, राष्ट्र के बारे में जो हो, अच्छा हो बुरा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। जब मैं चाणक्य बोलता हूं तो चाणक्य का पहला चीज ये ज्ञानी होना। तो कौन ज्ञानी है ये अब आप लोग डिसाइड करिए कि क्या जिनको हम चाणक्य कहते हैं तो कहीं चाणक्य का अपमान तो नहीं करते हैं, कितने ज्ञानी हैं लोग। ज्ञान के बाद दूसरा, व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं किया था चाणक्य ने कभी, ना धन का, ना परिवार का व्यक्तिगत लाभ, ना पद का। जब चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठे तो चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया। तो चाणक्य ने अपने ज्ञान को, राष्ट्र के उसको ही विकसित करने की कोशिश की। यहां पे जो हमारे आज के जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनके घर के लोग कितने बढ़ रहे हैं, उनके लड़के का कितनी उन्नति हो रही है, धन में उन्नति, पद में उन्नति, सब तरह से उन्नति है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात करके चाणक्य का कहीं ना कहीं हम लोग अपमान कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, चाणक्य ने ये सारा कुछ, क्योंकि चाणक्य के पास मगध का वो जो घनानंद था उसको सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन चाणक्य का एक मूल कारण था जिस वजह, जो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था घनानंद के साथ, कि चाणक्य कहता था कि आम जन के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, आप आम जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप एक वर्ग विशेष के लिए कर रहे हैं, आप एक वर्ग उसको कर रहे हैं। तो ये मूल झगड़ा था। तो अगर आपको लगता है कि हमारे आज के सो कॉल्ड चाणक्य सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे उसमें, मैं फिर से नाम ले रहा हूं, चाहे उसमें हिंदू छोड़ दीजिए, हिंदू के लिए तो करेंगे ही, चाहे उसमें मुसलमान हो और चाहे उसमें कोई हो, क्या सबके लिए काम ये चाणक्य कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि चाणक्य का नाम फिर से लेके इस मामले में भी उनको हम लोग कहीं ना कहीं जाति कर रहे हैं ओरिजिनल चाणक्य के साथ। अंतिम बात चलते चलते जो इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही सब हुआ है तो अब कहीं से बात आ रही है कि जैसे ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि एक एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास भी है। मतलब महाराष्ट्र की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास एंटी करप्शन ब्यूरो है। तो इसका अर्थ आप लोग अपने अपने ढंग से निकाल लीजिए। और एक बात और जो कहीं ना कहीं फंसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के मतलब के रोल को भी एक तरह से कहीं ना कहीं फिर से एक स्कोप छोड़ा है, क्योंकि 8 हफ्ता दिया है काउंटर फाइल करने के लिए और उसके बाद 4 हफ्ता दिया है रिजॉइंडर ज्वाइन करने के फाइल करने के लिए। तो वो मामला अभी बंद नहीं हुआ है, ये पिटीशन। तो अब ये देखना यह है कि क्या इन लोग की सरकार बन गई है तो इन लोग उसको प्रेस नहीं करेंगे कि इन लोग एक जो भी हुआ था, क्योंकि जिस हड़बड़ाहट में उस दिन सुबह 5:30 बजे प्रेसिडेंट रूल हट रहा है और 8 बजे वो किया जा रहा है, वो शायद देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था। तो क्या उसका एक लॉजिकल एंड तक इस पिटीशन को ले जाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसमें बार बार एक चीज हो रहा है कि कौन जीता कौन हारा। बहुत टैक्टिकली अगर आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस उसकी सारी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं कि मैंने कहा मेरा, ये कहीं देवेंद्र फडणवीस का डिसीजन नहीं था। अगर सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 5:45 बजे प्रेसिडेंट रूल हटाया जा रहा है, 8 बजे शपथ हो रही है, तो ये
देवेंद्र फडणवीस का निर्णय नहीं था, ये तो केंद्र का निर्णय था। और केंद्र में जो डिसीजन मेकर हैं वो हमको और आपको सबको मालूम है। तो बीजेपी के ये जो भी वहाँ किया गया, जो भी एडवेंचर मिस एडवेंचर हुआ, अगर आज वो सफल नहीं हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से मोदी जी और अमित शाह जी को स्वयं लेनी चाहिए, बनिस्बत देवेंद्र फडणवीस जी के कहना कि मेरी जिम्मेदारी थी या किसी और की जिम्मेदारी थी। धन्यवाद। तो हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।